नीलिमा अपने परिवार वालों के साथ मधुपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। उसका पति राजेश और सास अनुराधा उसे बहुत प्यार करते और वो अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी। एक दिन उसकी सास अनुराधा रसोई में जाती है और नीलिमा से बोलती है, बहू, मुझे थोड़ा गर्म पानी दे दे, मुझे दवा खानी है। जी माँ जी, आप अपने कमरे में चलिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। बहू, तू मुझे अभी दे दे, मैं लेकर चली जाऊंगी। बेवजह तुझे बाद में आना पड़ेगा। तो क्या हुआ माँ जी, आपकी देखभाल करना भी तो मेरा फर्ज बनता है। आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। नीलिमा की बात सुनकर अनुराधा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो पानी लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है। तेरी जैसी बहू पाकर तो मेरे भाग्य ही खुल गए। मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे, तभी मुझे तेरे जैसी बहू मिली है। माँ जी, कर्म तो अच्छे हैं मेरे, तभी तो आप लोगों का साथ मिला, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। अब आप आराम करिए, मुझे बहुत काम है, मैं आती हूँ। नीलिमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद उसकी ननद रविका उसके घर आती है और देर रात उसकी अचानक से आँख खुलती है और वो अपनी भाभी नीलिमा को घर से बाहर जाती देखती है। तभी वो अपने मन में बोलती है, भाभी रात के 12 बजे अकेले कहाँ जा रही हैं? वो भी बिना किसी को कुछ बताए। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हे भगवान, मेरी भाभी एक नागिन है, ये कोई इंसान नहीं नागिन है। ये बात मुझे अपने परिवार वालों को बतानी होगी। इससे पहले कि ये मेरे परिवार वालों की जान का खतरा बने, मुझे इसकी सच्चाई सबको बतानी होगी। रविका इतना कहकर जैसे ही दबे पांव वहाँ से जाने की कोशिश करती है, तभी वो एक पत्थर से टकरा जाती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। और किसी के होने की आहट पाकर नीलिमा वहाँ आती है और अपनी ननद को बेहोश देखकर परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं इन्होंने मुझे नागिन रूप में देख तो नहीं लिया? अगर देख लिया होगा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इनको मैं इस हालत में यहाँ छोड़कर जा भी नहीं सकती। बहू, ये रविका को क्या हो गया? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? हे भगवान, अब मैं माँ जी को कैसे बताऊं कि ननद जी को असली रूप के बारे में पता चल गया है। बोल बहू, तो चुप क्यों है? माँ जी, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये बाहर बेहोश मिली, इसलिए मैं इन्हें अंदर ले आई। दोनों रविका को उसके कमरे में लेकर जाते हैं और जल्दी से गांव के वैद्य को बुलाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। कुछ ही देर बाद रविका को होश आता है और वो नीलिमा को देखकर बहुत डर जाती है और इशारे करने लगती है। तभी उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। वैद्य जी, मेरी बेटी कुछ कहना चाहती है, लेकिन बोल क्यों नहीं पा रही? क्या हो गया इसे? इनको किसी चीज का गहरा सदमा लगा है, जिसके कारण इनकी आवाज चली गई। कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, अचानक से इसको ये क्या हो गया? ये तो यही बता सकती हैं। जैसे इसकी आवाज गई है, वैसे ही आ भी सकती है, लेकिन कब आएगी ये नहीं बता सकता मैं। वैद्य इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर नीलिमा की जान में जान आ जाती है, क्योंकि उसका राज सबके सामने खुलते खुलते बच जाता है। दिन गुजरते हैं और बीतते समय के साथ गांव में लोगों की मौत होने लगती है, जैसे मानो किसी से पूरे गांव को अपने कब्जे में कर लेने की अफवाह सी फैल जाती है। एक दिन नीलिमा शिव मंदिर में पूजा करके घर लौट रही होती है। तभी उसकी नजर जंगल में बसे एक खंडर पर जाती है, जिसमें से बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी। तभी नीलिमा वहाँ जाती है। तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोग मुझे इतनी आसानी से मार दोगे? देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हारा घर जलाने के बाद सभी गांव वालों को पता चला कि तुम तांत्रिक विद्या का उपयोग लोगों को बचाने के लिए करते हो, ना कि मारने के लिए। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए तुम गांव वालों को माफ कर दो। तुम लोगों की एक गलत फहमी की वजह से मेरे परिवार वालों की जान चली गई। मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, सब कुछ उस आग में जल गए। सिर्फ मैं बच गया। शायद भगवान ने मेरी जान इसलिए बख्श दी ताकि मैं सभी गांव वालों से अपने साथ हुए नाइंसाफी का बदला ले सकूं। देखो, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, इस गांव को छोड़कर शांति से चले जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ से जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा, लेकिन इस गांव को शमशान बना के। नज़ारा तो तुम देख ही रही होगी। इस गांव में कोई ऐसा नहीं है
जो मेरा मुकाबला कर सके। इसका मतलब गांव में होने वाली सभी मौतों के जिम्मेदार तुम हो? हाँ, आजकल गांव में जो भी हो रहा है सब मेरी वजह से ही हो रहा है। और अब तुम्हें मेरी सच्चाई पता ही चल गई है तो फिर मैं तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम्हें भी अब मरना ही होगा। मूर्ख, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। मेरे रास्ते में मत आ, वरना मारा जाएगा। जरा अपनी बुद्धि लगा और सोच, जब गलत होने के शक के कारण गांव वालों ने तुझे मार दिया, जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि उनके साथियों को मारने वाला तू है, तो सोच तेरा क्या करेंगे वो लोग। गांव वालों को ये सब कौन बताएगा कि उनके ऊपर काली शक्तियों का साया है और उन पर काली शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के गांव का एक आदमी है। मैं बताऊंगी उन्हें सब और तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचाऊंगी। अच्छा, लेकिन कैसे? नीलिमा क्रोधित होकर अपने नागिन रूप को धारण करने ही वाली थी कि तभी तांत्रिक बोलता है। कुछ भी करने से पहले एक बार अपना सर उठाकर ऊपर तो देखो। माँ जी, आप यहाँ कैसे? आप तो अपनी बहन के घर जा रही थी, यहाँ कैसे फंस गईं? बहू, मैं तुझे क्या बताऊं, मैं वहीं जा रही थी, लेकिन रास्ते में शिव मंदिर देखकर रुक गई। मंदिर तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन यहाँ जरूर फंस गई। माँ जी, मुझे ठीक से बताइए, आखिर आपके साथ हुआ क्या है? नीलिमा के पूछने पर अनुराधा उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताती है। अनुराधा की बात सुनकर नीलिमा सोच में पड़ जाती है। ये तांत्रिक तो बहुत चतुर है और माँ जी के सामने मैं अपने असली रूप में भी नहीं आ सकती, वरना मेरा राज खुल जाएगा कि मैं एक नागिन हूँ। अब मैं माँ जी की जान कैसे बचाऊं? बहू, मुझे इस तांत्रिक से बचा ले, ये मुझे मार डालेगा। देख, इसने मेरे साथ क्या किया, ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ए तांत्रिक, मेरी सास को छोड़ दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तू एक मामूली सी औरत और मेरा क्या बिगाड़ पाएगी? अपने परिवार को मुसीबत में देखकर भी तेरी अकड़ कम नहीं हो रही है। तेरी और तेरे परिवार वालों की भलाई इसी में है कि तू अपना मुंह बंद रख। अगर तूने किसी को कुछ भी बताया या कुछ भी बताने का सोचा तो पहले तेरा परिवार मरेगा, उसके बाद तेरा पूरा गांव। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगी। तुझे मेरा एक काम करना होगा। गांव के एक एक आदमी का कुछ ना कुछ सामान लाकर मुझे दे। अगर तूने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तेरे परिवार की जान बख्श दूंगा। मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ? अपने परिवार वालों की जान बचाने के लिए मैं इतने सारे निर्दोष लोगों की जान दांव पे कैसे लगा दूं? अब वो तुझे देखना है कि तुझे गांव वालों की जान बचानी है या फिर अपने परिवार की। मेरा ये काम कल शाम तक हो जाना चाहिए। अगर कल शाम तक तू वापस नहीं आई तो मैं तेरी सास को मार डालूंगा। नीलिमा अपने घर आ जाती है और रात भर बैठकर सोचती रहती है कि वो क्या करे जिससे गांव वालों की भी जान बच जाए और उसके परिवार वालों की भी। अगले दिन सुबह किसी आदमी के रोने की आवाज सुनाई देती है। नीलिमा घर से बाहर जाती है तो देखती है वैद्य अपने पोते की लाश को गोद में लेकर बैठकर रो रहा होता है। वैद्य जी, क्या हुआ आपके पोते को? कल तक तो ठीक था। पता नहीं बहू, कल रात मेरे साथ सोया था। जब मैंने सुबह उठकर देखा तो इसके शरीर पर कीलों के धंसने के निशान थे और ये मर चुका था। इसके शरीर के ये निशान देखकर मुझे लग रहा है इस पे किसी ने जादू टोना करा है। आप सही कह रहे हो वैद्य जी। आपको मैं कैसे बताऊं कि सिर्फ आपका पोता ही नहीं बल्कि पूरा गांव काली शक्तियों की चपेट में है। अपने गांव का बुरा हाल देखकर नीलिमा से चुप नहीं रहा जाता। वो तांत्रिक की बातों को ना मानने का फैसला करती है और गांव वालों का सामान लिए बिना ही वो तांत्रिक के खंडर में जाती है। उसे देखते ही वो बोलता है, कहाँ है गांव वालों का सामान? मैं कुछ लेकर नहीं आई हूँ और ना ही लेकर आऊंगी। तुम जो गांव वालों के साथ कर रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो फिर शुरुआत मैं तुम्हारे ही घर से करता हूँ। तांत्रिक इतना कहकर अपनी काली शक्तियों के मंत्रों को पढ़ना शुरू करता है और अनुराधा पर वार करने वाला होता है। तभी नीलिमा अपने नागिन अवतार को लेकर अपनी फन फैलाकर तांत्रिक के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कुछ पल के लिए तांत्रिक के होश उड़ जाते हैं।
जहाँ एक तरफ नागिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तांत्रिक को हराने लगी, वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक नागिन पर अपनी काली शक्तियों का वार कर रहा था। दोनों के दमदार युद्ध के बाद आखिर में नागिन तांत्रिक को डसकर मौत के घाट उतार देती है और अपने परिवार के साथ साथ सभी गांव वालों की भी जान बचा लेती है।